नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिणी राज्यों में जो तमिलनाडु का दौरा है, लक्षद्वीप का दौरा है और फिर केरल का भी दौरा है, इस पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ खास है, क्या खास सौगातें हैं, प्रधानमंत्री ने क्या खास बातें कही हैं, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर लगता है जबरदस्त जुबानी जंग है। एक तंज कस रहा है तो दूसरा उसके जवाब में तंज कस रहा है। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि झारखंड में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से अचानक बढ़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की संभावना की चर्चा है। तो अब जेएमएम और कांग्रेस दोनों सक्रिय हो गए हैं। इस पर भी करेंगे बात। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, युवाओं की क्षमता पर भरोसा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे युवा। पीएम ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को करेंगी प्रभावित। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर को लेकर कर रहे हैं उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था सहित औद्योगिक विकास समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देश भर में 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से आज से 11 जनवरी तक होगी चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री। जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे बॉन्ड्स। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी इंडी गठबंधन में पार्टियों के बीच जुबानी जंग। ताजा मामले में भगवंत मान ने किया कांग्रेस पर तंज, तो कांग्रेस ने भी मान पर किया जवाबी तंज। झारखंड में एक बार फिर से जबरदस्त राजनीतिक हलचल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की संभावना पर अटकलें। अब तक 7 बार समन भेज चुकी है ईडी। जेएमएम और कांग्रेस ने कल अलग अलग बुलाई है विधायक दल की बैठक। और दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीत लहर ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्यों के दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा चल रहा है, जारी है। और कई विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान। पीएम तिरुचिरापल्ली में भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल और कहा कि युवाओं की क्षमता पर भरोसा है। साल 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे देश के युवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर यह बात कही। पीएम ने तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। साथ ही तमिलनाडु को कई परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, तेल, गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को करेंगी प्रभावित। साथ ही प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा, अगले 25 साल हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
विकसित भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही पहलू शामिल हैं, यानी पीएम जो कहते रहे विरासत के साथ विकास। तो पीएम ने कहा, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु में मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का विस्तार होना चाहिए। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर खासतौर पर कहा, तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा, पीएम ने कहा। साथ ही कहा, पीएम मत्स्य संपदा योजना से व्यवसाय से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिल रही है। साथ ही पीएम ने कहा, आज भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। तो प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली में अपने संबोधन में कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। सागरमाला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया गया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइन से भी तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा। तो प्रधानमंत्री 3 राज्यों के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान जो विकास की परियोजनाओं की सौगात है उसे दे रहे हैं और प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और कुछ देर में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप भी पहुंचने वाले हैं, तो वहां से भी हम प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपको बताया कि तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर हैं और ख़ास तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली में भारतीय दार्शन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वहां पर हिस्सा लिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। धीरज, प्रधानमंत्री का ये खास तौर पर दक्षिण भारत का दौरा
कई अहम बातें कही हैं और कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात। क्या कुछ खास है प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान, धीरज? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है इस साल का, और प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में खुद कहा कि जो हमारा जो पहला दौरा है वो दक्षिण भारत से है, और दक्षिण भारत में मैं युवाओं के साथ संवाद कर रहा हूँ। जो यहाँ का जो विश्वविद्यालय, यहाँ के विश्वविद्यालय के 38वें जो दीक्षांत समारोह है, उस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपने मन की बात कही, युवाओं से बात की, और उन्होंने युवाओं को साफ तौर पे कहा कि जो तमिलनाडु का जो राज्य है, जो दक्षिण भारत का जो राज्य है, वो मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। और खास करके युवाओं को उन्होंने एक सलाह भी दी, एक सीख भी दी कि आप जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, इस विज्ञान का लाभ कैसे यहाँ के लोगों को मिल सकता है। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस अर्थशास्त्र का लाभ यहाँ के कारोबारियों को कैसे मिल सकता है, या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से यहाँ के किसानों को क्या फायदा मिल सकता है, ये आपको तय करना है। और जो सबसे जो बात जो योजनाओं की उन्होंने जो घोषणाओं की, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ आज उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 20 से अधिक परियोजनाओं की घोषणा की है। और उस घोषणाओं में यहाँ जो तिरुचिरापल्ली जो है, यहाँ का जो टर्मिनल भवन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, ये केवल टर्मिनल भवन ये केवल विकास के लिए नहीं बना है, इसका उद्देश्य विकास के साथ यहाँ के लोगों के रोजगार से है, यहाँ के लोगों के सुख सुविधाओं से है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे रेलवे की कई परियोजनाएं दी है, कनेक्टिविटी पे उन्होंने जोर दिया है, और साफ तौर पे कहा है कि ये रेल एक यात्रा नहीं है, ये रेल देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने के बीच के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित 9,000 करोड़ रुपए की लगभग कई परियोजनाओं का उन्होंने आज उद्घाटन किया। और सबसे अहम, उन्होंने यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर का नाम दिया और कहा कि दक्षिण भारत के लोग हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, और उन पे उन्होंने गर्व भी किया। और सबसे अहम, पीएम ने जोर देकर कहा कि यहाँ की संस्कृति के बारे में कहा, जो तमिल की जो संस्कृति है, उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं दुनिया के किसी कोने में मैं जाता हूँ, तमिल की संस्कृति को मैं नहीं भूलता हूँ। तमिल की जो संस्कृति है वो जीवंत संस्कृति है, और पूरे देश को पिरोने में, पूरे देश की भाषा को एकत्र करने में और पूरे देश के लोगों की संस्कृति को समाहित करने में तमिल संस्कृति का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, जोड़ने के लिए, प्रधानमंत्री के दौरे पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की विपक्षी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कैसी जुबानी जंग चल रही है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा होने वाली है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, लेकिन तंज, जवाबी तंज, जुबानी जंग ये पूरे शबाब से जारी है। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दुनिया की सबसे छोटी कहानी बताते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि एक थी कांग्रेस जिसे लोग कहानी में याद किया करेंगे। तो ये तंज आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तो अब तक सामने आया नहीं है, और तलाश है उस फॉर्मूले की। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो कांग्रेस की संभावना को ही खारिज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं ऐसा। तो फिर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक भोजपुरी फिल्म का नाम है एक था जोकर, यानी कि यह जवाब उन्होंने भगवंत मान को दिया।
आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली और पंजाब में अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो सीट शेयरिंग पर मचे बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पहले ही कर चुके हैं कि पंजाब में तो हम पूरा लड़ेंगे 13 सीटें, बल्कि उसमें कभी कभार दिल्ली की 7 सीटें भी जोड़ते हैं। तो उधर पंजाब कांग्रेस भी अपने आला कमान को लोकसभा चुनाव में राज्य में अकेले ही उतरने की सलाह दे चुकी है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं कीजिए गठबंधन। सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सिर्फ टीएमसी ही बंगाल में बीजेपी को रोक सकती है। यानी ममता का कहने का मतलब क्या है कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन की संभावना से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी इनकार कर चुकी है कि वहां जरूरत ही नहीं है। तो सीट शेयरिंग पर मचे घमासान के बीच इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है, लेकिन जेडीयू नेता नीरज कुमार का दावा है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय संयोजक हैं और अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इससे पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था और कहा था कि कांग्रेस उनके कार्यों की चर्चा ही नहीं करती है। और ये एक तरह से नीतीश ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने उनकी जाति गणना की चर्चा कहीं नहीं की और इसका श्रेय अब वो खुद लेना चाहते हैं, राहुल गांधी खुद। तो जेडीयू के आंतरिक कलह के बीच नीतीश खुद पार्टी अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन बिहार में सत्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कई अटकलें चल रही हैं। और इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग में ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था, आप सभी को याद होगा ही। दरअसल ऐसा करके ममता ने नीतीश की राष्ट्रीय राजनीति में आने की भूमिका को कम और छोटी कर दी थी, लेकिन अब अगर नीतीश संयोजक बन जाते हैं तो शायद ये वाली कमी पूरी हो जाएगी। तो जो ताजा बयान है तंज और जवाबी तंज, जरा उसको हम लोग सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बयान ने बवाल मचा दिया है और कहा कि पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस सुना सकती हैं। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। तो ये टिप्पणी आपने सुनी किस तरह से तंज कसी। तो इस टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण जुग ने कहा कि एक और केजरीवाल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं और दूसरी तरफ वे कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल साहब पंजाब सरकार के भगवंत मान के मुख्यमंत्री के जहाज में बैठकर गठबंधन खेलते हैं, खुद भगवंत मान गठबंधन की बैठकों में जाते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये नूरा कुश्ती खेलकर दिल्ली व पंजाब की करोड़ों जनता को बेवकूफ बनाने का, उनके आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। असल में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह फेल हो चुकी है और फेल हुई पार्टी अपने कामों से, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा प्रयास और बयानबाजी कर रही है। और भगवंत मान के तंज वाले बयान के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। बहुत कुछ कह गए पवन खेड़ा। और
एक तरह से जवाबी तंज भगवंत मान के ऊपर कर गए। हमारे साथ इसी पर आज ये जो कुछ इंडी गठबंधन में चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, और जिस तरह जुबानी जंग बिल्कुल पूरे शबाब पर है, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं। साथ में जयराम विप्लव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अर्शप्रीत खड़ियाल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत जयराम जी, अर्शदीप जी, इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। और मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ये अभी ताज़ा मामला ये आया है कि वो कह रहे हैं कि भाई माताएं बच्चे को सुनाएंगी, एक थी कांग्रेस। तो पवन खेड़ा जी लिख रहे हैं कि भाई एक फिल्म का नाम है एक था जोकर। तो ये जो एकदम ताज़ा जो ये तंज, जवाबी तंज, जुबानी जंग चल रही है, ये मुश्किलें तो बढ़ाएगी इंडी गठबंधन की। लाल जी, ये बात तो जवाब तो कम से कम इंडी गठबंधन को देना चाहिए इस बात को लेके कि कम से कम अब ये जनवरी का महीना आ गया है और आप देखिए ये लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी की बात जब आप करते हैं और जब हम विपक्षी गठबंधन की इस एकता की बात करते हुए, चट्टानी एकता की बात करते हुए लगातार पिछले 6 महीने से हम लोग चर्चा करते रहे हैं, और अगर उसकी हालत ये है कि सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, तो जब उनसे पूछा गया था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में हम अकेले जाएंगे, पंजाब में अगर हमारा आम आदमी पार्टी के साथ कोई तालमेल होगा तो हमारा एक नुकसान होगा, फिर कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पंजाब में होने वाला है। तो इस पर भगवंत मान का जवाब था एक थी कांग्रेस, जो आप कह रहे थे कि माता बहनें जो है आने वाले टाइम में सिर्फ एक दुनिया की सबसे छोटी कहानी अपने बच्चे को सुनाएंगे जी। उसका जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने भी भोजपुरी सिनेमा का नाम एक था जोकर का नाम लेते हुए शायद उनको जवाब भी दे दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो भगवंत मान कह गए, हालात क्या है जमीन पे? हालत तो केजरीवाल ने इसकी पहले आप देखिए, केजरीवाल की अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की एक रैली हुई थी, केजरीवाल खुद पंजाब गए थे और पंजाब में उन्होंने साफ किया था कि 13 के 13 सीट पे हमें लड़ेंगे जी। तो जब कन्वेनर आम आदमी पार्टी के खुद केजरीवाल हैं और वो इस तरह की बातें करते हुए आम आदमी पार्टी की वहाँ की स्थिति स्पष्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होता। और कांग्रेस भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ वहाँ समझौता कर ले तो फिर भी विधायक दल के जो नेता कांग्रेस पार्टी वहाँ बने हुए हैं अपोजिशन के, और असेंबली में जो वो विपक्ष के चेयर लिए हुए हैं, तो शायद अकाली और बीजेपी के वहाँ पे एक डिमांड हो सकती है कि भाई ये सीटें तो उनको छोड़नी चाहिए। जब आप सरकार में भी शामिल हैं, गठबंधन में भी शामिल हैं और विपक्ष में भी रहेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कसमकस है क्योंकि वो सत्ता में भी रहेंगे और विपक्ष में भी रहेंगे और ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन रही बात जो इंडिया गठबंधन की, आप कह रहे थे कि इसकी हालत में आप देखिए कि आप इससे एक हफ्ता पहले की आप घटना देखिए कि ममता बनर्जी भी तो यही कह चुकी है कि बीजेपी को मुकाबला देने के लिए सिर्फ बंगाल में टीएमसी है और कोई पार्टी जो वो साफ साफ कहती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि इंडिया गठबंधन के साथ हमारा राष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है, बंगाल में नहीं हो सकता। इसी तरह से आप अगर अलग राज्यों में देख लीजिए तो बिहार में भी देखिए, यूपी में भी देखिए, सब जगह स्थिति यही है। तो इन सारे चीजें जो एक तरह का केओस बना है सीट शेयरिंग के लिए, इसलिए अब आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नाम की चर्चा तेज हुई है। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। जयराम जी आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले अर्शदीप जी के पास। अर्शदीप जी, कुछ बयान मैं हाल के एकदम ताज़ा बयान कोट कर रहा हूँ। भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, माताएं अपने बच्चों को सुनाएंगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता कहते हैं कि बंगाल कांग्रेस बीजेपी की दलाल है। इस तरह के बयान और पहले भी इस तरह के बयान आते रहे। क्या कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश है क्या इन दलों की, और कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ये सहयोगी दल? अर्शदीप जी। धन्यवाद साहब सवाल के लिए। नाम मेरा अर्शप्रीत है, अर्शदीप नहीं है। अर्शप्रीत जी। और जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है, अब भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है बात छोटी को बड़ा बनाने की। तो पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दूं, फिर मैं भगवंत मान साहब को जवाब देता हूं। बीजेपी हमें क्या लेक्चर दे रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोपेगेंडा चला रही है, जिनके खुद के एलाय AIADMK ने इनको छोड़ करके जो एनडीए अलायंस है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको छोड़ करके चले गए। और इनके जो दूसरे एलाय हैं SAD संयुक्त ढींसा साहब, उन्होंने कमेटी बनाई है कि सुखबीर बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है पंजाब में,
कि क्या उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना है या नहीं करना। सुखबीर बादल साहब ने कह दिया एसएडी संयुक्त तक हम पहुंच करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे एलाई भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जरा अपने गिरेबान में झांके, फिर हमारी बात करे। हो गई उनके गठबंधन पर बात, अब अपने गठबंधन। लास्ट चीज, एनडीए हमारी बात तब करे जब खुद की कोई मीटिंग होती हो। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम इनकी मीटिंग कब हुई थी, और इनसे ये पूछेगा कितने एलाइज के पास एक भी एमपी है और कितने एलाइज इनके रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। आ जाते हैं अब इंडी पर आ जाइए, अब इंडी पर आ जाइए। एनडीए के बाद इंडी नहीं है लालचंद जी, इंडिया अलायंस है। जैसे एनडीए को नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, काइंडली हमें इंडिया अलायंस। तो जब इंडिया अलायंस कहिएगा तो ए वाला रह जाता है ना, ए फॉर अलायंस ना। नहीं देखिए ऐसा है ना जी, इंडिया अलायंस जो है, जैसे एनडीए अब नॉन डेमोक्रेटिक, वो तो ए तो वहां भी रह रहा है, उसको आप इंडी कह सकते हैं। खैर कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं जी, धन्यवाद साहब। तो एनडीए में भी ये आता है तो उनको एनडी बोली कीजिए, लेकिन हमारा नाम इंडिया अलायंस है साहब। इंडिया ने बड़ा कुछ किया है हमारे लिए। मैं थोड़ा सा इसमें अपना एक तर्क दे दो, हम यूपीए बोलते थे, पिछली बार उपा नहीं बोलते थे। मैं तो एक ही चीज कहूंगा साहब कि इंडिया ने बड़ा कुछ किया हमारे लिए, इंडिया की बड़ी इज्जत है और इंडिया का नाम सही से लेना चाहिए। दूसरी बात साहब, ठीक है, जहां तक बात है राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी की, अब आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान साहब है वो कम ज्यादा बात कर लेते हैं, तो मैं उनको इतिहास याद करा दूं। आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि जन्म राजस्थान और छत्तीसगढ़ और एमपी ने होने ही नहीं दिया। नोटा से कम वोटें आम आदमी पार्टी को वहां पे पड़ी हैं। ये तो बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, सही जीरो इनको मिला है वहां पे। और ये बातें कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं जिनका इतिहास शायद भगवंत मान साहब को याद नहीं रहता। उनकी गलती नहीं है साहब, कम ज्यादा बयान भगवंत मान साहब देते रहते हैं। पार्लियामेंट में बहुत कम ज्यादा बयान दिए थे, वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी, समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, सो सब कारण जो है सबको पता है साहब, कम ज्यादा बयान क्यों आते रहते हैं भगवंत मान साहब की तरफ से। लेकिन मुद्दे की बात साहब ये है कि जो इंडिया गठजोड़ है वो 2 पार्टीज का, 3 पार्टीज का नहीं, 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का है। 28 स्टेट्स में उसमें बात चल रही है अलायंस की, 8 यूनियन टेरिटरीज में बात चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तरह हम डिसेंट, डिफरेंस इन ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए लीडर्स को और एलाइज को निकालते नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री है। लेकिन ये डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं हो गया हर्षप्रीत जी? एक थी कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस तो बीजेपी की दलाल है, ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये डिफरेंस ऐसा है साहब, एआईएडीएमके ने जो एनडीए गठजोड़ को छोड़ा, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को, उसके पीछे एक कारण था। इनके जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट है के अन्नामलाई, बिल्कुल, उन्होंने बयान दिया था ललिता जी के खिलाफ, और उसके बाद जो है कंडेम किया था एआईएडीएमके ने बीजेपी को, और उसके बाद छोड़ा भी था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के अलायंस टूटते जा रहे हैं, वो हमें क्या। अब इस पर जवाब जयराम जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। जयराम जी, उन्होंने कहा देखिए हमारे यहाँ ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए कोई कह देता है कि भाई एक थी कांग्रेस, दूसरा कह देता है एक था जोकर, तीसरा कह देता है दलाल है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई जो डिफरेंसेस हैं वो तो आपके यहाँ भी हैं। जयराम जी देखिए, उन्होंने तुलनात्मक बातें कही, तो सबसे पहले एनडीए की तुलना वो अपने इस घमंडिया गठबंधन से ना करें, क्योंकि एनडीए में बीजेपी के पास स्वयं में जनता का 303 सीटों का जनादेश है, और जो ये धुरी बनने का प्रयास कांग्रेस पार्टी घमंडिया के अंदर कर रही है, उसकी आज हालत क्या है, वो कहां पर खड़े हैं, उसको देख लीजिए। दूसरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना। एक थी कांग्रेस, एक था जोकर, और ये कैसा गठबंधन है जहां मार रहे एक दूसरे को ठोकर। अभी दलाल जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। अभी ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम बंगाल में हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल में ममता के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो 2-4 राज्यों में अगर इनकी गठबंधन की संभावना बन भी जाती है, तो ये उसको देशव्यापी गठबंधन का स्वरूप कैसे मान रहे हैं? अभी देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जेडीयू के एक विधायक ने कह दिया, कौन है? खड़गे पड़गे। हम तो बोला तो था, ये बयान था उनका, गोपाल ठाकुर, गोपाल का। मैं खड़गे जी की बहुत इज्जत करता हूँ, वरिष्ठ नेता है, दलित नेता है, उनका सम्मान होना चाहिए।
लेकिन सबसे पहले सम्मान तो कांग्रेस पार्टी करे। अभी इन्हीं के कांग्रेस के नेता है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने कह दिया, अरे राहुल गांधी क्या है, एक सामान्य से सांसद, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय यात्रा में नहीं दिखते लीड रोल में, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं दिखते हैं लीड रोल में, किसी भी अभियान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को दरकिनार करके एक साधारण सांसद को इतना प्रिविलेज, इतना विशेष मौका दिया जा रहा है। इस पर इनके पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल चारों तरफ से है, संजय राउत के बयान हो या कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान हो, भगवंत मान के बयान हो या कांग्रेस पार्टी के पवन खेरा के बयान, इनका भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, इनकी स्क्रिप्ट इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने एआईएडीएमके वाली बात उठाई थी, उस पर जवाब दे दीजिए। एआईएडीएमके से जो आपका गठबंधन टूटा, कुर्सी की लड़ाई में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि एक दूसरे का ही कत्ल कर देंगे। इससे ज्यादा हमें लड़ने की, और जनता भी समझ रही है, इसलिए कहीं नहीं एडजस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं तमिलनाडु में आपका गठबंधन टूटा ना। लाल जी, एक चीज जान लीजिए, एनडीए का नेता सर्वमान्य तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में एनडीए अपार और भारी बहुमत के साथ तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा हमारे गठबंधन की चिंता करने की इनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार रहे हों? देखिए, ममता जी ने खड़गे जी का नाम आगे किया, नीतीश बाबू रूठ गए, राहुल जी का फोन गया, अब लगता है फिर से उनको बनाया जाएगा। चाहे नीतीश जी हों, चाहे टीएमसी हो, टीएमसी के नेता का बयान तो ऐसा है, पश्चिम बंगाल बीजेपी के दलाल है, ये लेफ्ट वाले, इनकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठ जाएं। भगवंत मान का बयान आपने, हम सुनवा ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने 2 हफ्ते पहले बयान दिया ही है। इन सब परिदृश्य के मद्देनजर आपको लगता नहीं है कि इंडी गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तलाश लेना वाकई एक बहुत बड़ी बात होगी, खासतौर पर पंजाब, बंगाल जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो हैं? लाल जी, देखिए कि इसकी जो बात आप कह रहे थे कि उसका आप देखिए, अभी जो चौथी मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन में, तो अब एक सीरियसनेस दिखता है कि आप कितने सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके। तो बंगाल, अभी जो दिल्ली में जो मीटिंग थी इनकी, उस मीटिंग में ये बात सबसे पहला एजेंडा सीट शेयरिंग को ही लेके था। लेकिन आप देखिए, ममता बनर्जी का प्रस्ताव उसमें आ गया कि खड़गे जी को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो एक उम्मीदवार के रूप में, एक फेस के रूप में उन्होंने सबसे योग्य माना। और ममता बनर्जी ने एक तरीके से एक तीर दो निशाना करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को भी एक तरह से उसमें मीटिंग में आप देख लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही नीतीश कुमार और लालू यादव निकल गए थे। ममता बनर्जी ने जो नाम आगे किया था ना, इसमें उद्धव ठाकरे और केजरीवाल भी शामिल थे, इसलिए उनको भी लिया जाए। अभी इस चीज को देखना है कि वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने इस सीट शेयरिंग को लेके एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था और जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे को करना था। तो मतलब साफ था कि कांग्रेस को तय करना है कि वो कितने सीटों पे लड़ेंगी इन सारे राज्यों में, जो राज्यों के अलग अलग क्षेत्र का अपना अपना क्लेम है जी, उसमें कितने सीटें कांग्रेस को लड़नी है वो कांग्रेस पार्टी ही तय करे। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका उनके प्रस्ताव के हिसाब से आया था। लेकिन लाल जी देखिए, इस दिक्कत क्या है कि अब टाइमिंग को देखिए कि अभी 2024 के चुनाव में जनवरी बीत रहा है, इनके पास में ये अभी तय नहीं हुआ है कि किस जगह पे हमें क्या लड़ना है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे महोदय कह रहे थे कि हमारा गठबंधन का एक आदर्श गठबंधन बता रहे थे, मैं उसी प्रेशर टैक्टिक्स को अभी नीतीश कुमार जी को बता रहा हूँ कि आखिर बिहार में ये चर्चा क्यों तेज हुई है कि नीतीश कुमार ही कन्वेनर हो सकते हैं, तभी ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल सकता है। तो नीतीश कुमार की अभी पिछले हफ्ते में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी जेडीयू की, उसमें तो उन्होंने साफ कहा कि भाई ये कांग्रेस जो है वो कम से कम हमारी जो उपलब्धि है, जो हमने काम किया है, उसको तो कम से कम चर्चा करे। तो फिर अगर चर्चा नहीं करे तो गठबंधन किस बात की? तो अगर नीतीश कुमार का दर्द ये है कि जाति गणना करके उन्होंने जो ऐतिहासिक अपना ये बना लिया था, तो राहुल गांधी क्यों श्रेय लेते हैं सारे असेंबली इलेक्शन से लेके अभी लोकसभा के चुनाव में कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम पूरे देश में जनगणना कराएंगे, लेकिन वो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं। तो ये गठबंधन का अगर आप मूल सूत्र आप ये समझ लीजिए कि हर पार्टी अपने अपने एजेंडे को लेके अभी भी कायम है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि राहुल गांधी कभी उनका वेटेज नहीं दे रहे
रहे हैं इन सारे गठबंधन में, तो फिर नीतीश कुमार कन्वीनर बन के क्या करेंगे? बिल्कुल। और इस स्थिति में अगर आप ये सारी स्थिति को अगर आप देखें कि हर का अपना गुना गणित भाग इस तरह का है कि कांग्रेस को साथ लेके ममता बनर्जी को बंगाल में क्या मिलने वाला, कांग्रेस को साथ लेके यूपी में अखिलेश को क्या मिलने वाला, कांग्रेस को साथ लेके पंजाब में भगवंत मान को क्या मिलने वाला। तो ऐसी स्थिति में अगर भगवंत मान कह रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक सबक है। बिल्कुल ये सबक है। और अर्शप्रीत जी, जहां देखते हैं कि भाई सबका दर्द है, नीतीश कुमार जी अपना दर्द लेकर बैठे हुए हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं, सबके बयान हैं, तो दूसरी तरफ आपने 290 सीटों पर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि भाई 290 पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे कम से कम। कैसे सुलझेगा ये पेच अर्शप्रीत जी? देखिए ऐसा है कि जहां तक तो इंडिया अलायंस की बात है, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सी वोटर का जो सर्वे है वो बता रहा है कि 2024 में इंडिया एनडी को, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को एक नेक टू नेक फाइट दे रहा है, महज 2% का फर्क दिखा रहा है। और मूड ऑफ द नेशन सर्वे बता रहा है कि मोदी साहब की जो लोकप्रियता है उसमें 9% की गिरावट हुई थी अगस्त एडिशन, सॉरी उससे पहले जो एडिशन आया था। गार्जियन का आर्टिकल कुछ और बता रहा है। मैं मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात कर रहा हूं। अच्छा, हाँ। तो ऐसा है 9 से 90% बहुत जल्दी होते देखेंगे आप कि गिरावट ही गिरावट होगी मोदी साहब की लोकप्रियता में, क्योंकि मोदी साहब ने किया कुछ नहीं। 2024 की बातें कर रहे हैं, 2024 की गारंटियों की बातें कर रहे हैं, 14 वाली तो सर डिलीवर कर दीजिए। लोगों को सिर्फ इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ये जो आप बातें कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी कर रही है, तंज कसने की कोशिश कर रही है, लोगों को फर्क पड़ता है काम से, जो बीजेपी ने किया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले हैं साहब, मैं इनको एक चीज याद कराऊंगा, हमारी बात तो करते हैं साहब, हमारी तो एलआई की बात आप कर रहे हैं, आपके साथ जो एलआई थे वो आपको छोड़ करके गए हैं लोकसभा इलेक्शन से महज कुछ महीने पहले। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके बाद और बहुत सारे पूछ लेता हूं हर्षप्रीत जी, एक सवाल पूछ लेता हूं। जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे थे, 5 राज्यों के चुनावों में आपने उन मुद्दों को तो जरूर उठाया होगा, कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया होगा। जी आगे फरमाइए। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जिन मुद्दों की बात आप कह रहे हैं, इन मुद्दों को आपने 5 राज्यों में ये किया, लेकिन नतीजा आपके पक्ष में नहीं रहा, ये भी साफ है बिल्कुल, तेलंगाना को छोड़कर। उसका जवाब देता हूं जी। आज से ना साहब 20 साल पहले जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उससे थोड़े महीने पहले हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी हारे थे, और उसके बावजूद 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी हारने के बावजूद ये 3 स्टेट्स लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी को मैं एक और चीज बता दूं, ये ट्रेंड राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी हार के, स्टेट इलेक्शन हार के लोकसभा इलेक्शन हारने का पहले देखा गया था 2004 में, आज से 20 साल पहले, और उसके बाद देखा गया था 2019 में, जो पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी जीती थी वो लोकसभा इलेक्शन में। आपको लगता है वही पैटर्न अगर ये 2 दफा हो सकता है, अगर ये 2 दफा हो सकता है तो तीसरी दफा क्यों नहीं हो सकता? अगली बात साहब ये है, भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में डंडा तंत्र है, भयतंत्र, और उस चीज का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक तो मैं आपको बता रहा था कि एलआई ऑलरेडी छोड़ गए, और बहुत सारे छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि साहब वहां पे दम घुटता है, क्योंकि वहां पे ना तो बोलने की इजाजत है, ना ही अपना डिफरेंस इन ओपिनियन रखने की इजाजत है। थोड़ा सा बोलेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएम के साथ करने की कोशिश की है, वो दूसरों के साथ भी करेंगे। तो फिर से आप एनडीए पर आ गए। बहुत सारे चलिए मैं उत्तर दूं। हाँ जयराम जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये एनडीए से ज्यादा एनडीए की चर्चा कर रहे हैं, तो जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले अर्शप्रीत जी को पूरा करने दीजिए। अर्शप्रीत जी पूरा। धन्यवाद। देखिए मैं दूसरी बात जो कर रहा था वो ये थी कि भाजपा है, बीएसपी एलआई है श्रोमणी अकाली दल की, और श्रोमणी अकाली दल कोशिश कर रहा है एसएडी संयुक्त के साथ गठजोड़ करने की, जो एनडीए एलआई है। तो मैं तो इनको एक चीज कहूंगा कि जो बीएसपी है उनके एमपी है श्याम सिंह यादव साहब, उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया गठजोड़ का हिस्सा होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है, ये पर्सनल राय थी। तो आप एक चीज देखिए साहब, यहाँ तक कि एमपी से लेके वर्कर्स से लेके लीडर्स तक को पता है कि इंडिया अलायंस में बोलने की इजाजत है, वहां पे लोकतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी डंडा तंत्र और भयतंत्र है। कोई अब उनका मुझे जवाब ले लीजिए। जयराम जी जवाब दीजिए, आप क्या जवाब दे रहे थे? आपके एनडीए के ऊपर इन्होंने ज्यादा चर्चा की, इंडिया अपने गठबंधन पर कम चर्चा की। थोड़ा कुछ जरूर कहूंगा। इनको अभी भी बहुत तलाश है कि इनके साथ बसपा आ जाएगी, इनके साथ फला दल आ जाएगा। अच्छी बातें तलाश रहनी चाहिए, लेकिन जो साथ में आपने 4 मीटिंग्स की, उन दलों के बयान और उनके सुर क्यों इस प्रकार तल्ख हैं और इस प्रकार के अभद्र अपमानजनक टिप्पणी एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं? अखिलेश हमने सुन लिया, खड़गे फड़गे सुन लिया, एक थी कांग्रेस सुन लिया, एक था जोकर सुन लिया। अब जोकर कौन है, केजरीवाल या भगवंत मान, ये भी समझा चुके
बीच में मत बोलिए, सुनिए। हाँ, दूसरी देंगे, बात आप इन्होंने बोलिए, की कोई फ्रीडम ऑफ इन्होंने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हाँ भाई, हमारे यहाँ थोड़ा अनुशासन है। हम ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते कि हमारे गठबंधन का एक साथी सनातन धर्म को मिटाने की बात करे और हमारे नेता मुंह पे टेप लगाए रहे। हमारे गठबंधन का एक साथी रामचरितमानस को, प्रभु श्री राम को गाली दे और हम चुप रहे। हम ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं चाहते जिसमें हमारे यहाँ माँ सरस्वती और माँ दुर्गा के लिए राजद का एक नेता आपके गठबंधन से बोले और आपके नेता उस पर मुंह पे टेप लगाए रखे। तो इस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच हम अपने नेता को भी नहीं दे सकते। हाँ, मैं लूंगा जवाब। हर्षप्रीत जी, आ रहा हूं। राज्य का डीएनए दूसरे राज्य के डीएनए से कमतर बताए। इस प्रकार देश तोड़ने वाली, भावनाओं को भड़काने वाली, जातियों को लड़ाने वाली, हिंदू मुसलमान कराने वाली फ्रीडम ऑफ स्पीच एनडीए में फ्रीडम ऑफ स्पीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और हम एक अनुशासित पार्टी भी है, अनुशासित गठबंधन है। लगातार 2 चुनाव में हम अकेले पूर्ण बहुमत लेकर आए, लेकिन हमने एनडीए के सभी साथियों को सम्मान के साथ सरकार में शामिल रखा। ये दिखाता है कि गठबंधन के प्रति हमारा प्रेम क्या है, धर्म क्या है। हर्षप्रीत जी, हाँ बोल लीजिए। हर्षप्रीत जी, एक और बात कह दूं, छोटा सा जवाब ले लेता हूँ जयराम जी। पैटर्न की बात की थी। जयराम जी, मैं आपके जितना टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट रखूंगा, ब्रीफ रखूंगा। देखिए, ऐसा आपसे है, कम ही बोले हैं, ये सब बातें मत करिए, बोलिए। अब ऐसा है, अब तैयारी कम होगी तो कम ही बोलने को साहब होगा। तो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे साहब जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं जयराम जी। जयराम जी जवाब सुन लेते हैं ना, फिर अपनी बात कहिए। एक हर्षप्रीत जी कोई जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, एक सेकंड साहब सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा प्लीज। बोलिए बोलिए हर्षप्रीत जी, बोलिए। कर्नाटका में एक थी भारतीय जनता पार्टी कर दी है, हिमाचल में एक थी भारतीय जनता पार्टी कर दी है। अच्छा, नफरत की दुकान को शटर लग गया साहब, शटर। और ये शटर जल्दी खुलेगा नहीं। 2024 में सेंटर सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर भी शटर लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को देश बाहर का रास्ता दिखाएगा। और जहां तक बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, बात कर रहे हैं साहब कि हम अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को ये चीजें कहने का अवसर नहीं देते हैं और वरना कार्रवाई कर देते हैं। ठीक है। इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, सुनील जाखड़ साहब, उनका बयान था कि पैर की जूती को सर पे नहीं रखना चाहिए। एक दलित लीडर के खिलाफ एंटी दलित बयान था, दलित विरोधी बयान दिया था उन्होंने। उसके बावजूद उनको प्रधान बनाया गया स्टेट बीजेपी का। वो आप ही के नेता थे, आप ही के नेता थे और आप ही के नेता के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। हमने तो बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रधान बनाया है। अच्छा, जयराम जी का छोटा सा काउंटर लेने दीजिए मुझे। जयराम जी कीजिए काउंटर। प्रधान बना दिया उनको। जयराम जी, देखिए, इनकी हिम्मत अभी भी नहीं हुई कि स्टालिन के खिलाफ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, चंद्रशेखर साहब के खिलाफ बताइए, जाखड़ साहब के बारे में बताइए। एक शब्द बोल कुछ संपर्क में दिक्कत हो रही है। मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, आप देख रहे हैं कि जो बातें हो रही हैं, दोनों पक्ष की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ऐसा लग तो रहा है कि 2024 के लिए लोग गाली दे रहे हैं। मेरा तो चैलेंज है। हाँ, 2024 के लिए ऐसा लगता है कि एनडीए की तैयारी है और एनडीए में फिलहाल बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तय होना बाकी है। और नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बहुत देर हो चुकी है। लाल जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था और अपने अपने तर्क साथ रख रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं थोड़ा सा एक याद दिलाना चाह रहा हूं कि वो जो बार बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की तुलना करते हुए अपना एक परसेप्शन बना रहे थे, ये पार्टी की दिक्कत है। ये इसी गठबंधन की दिक्कत है कि आप देश की जनता के सामने में कोई ठोस योजना रखने के अलावा आप सारे परसेप्शन की सियासत करते हैं। और आपको लग रहा है कि देश की जनता को इस परसेप्शन की सियासत में हम ऐसे बांध के लाएंगे कि कम से कम उसको हमें लगे कि एक सम्मानजनक स्थिति में हमें होना चाहिए। अब परसेप्शन की सियासत के सामने मैंने उनको एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दीजिए कि साहब, पिछले आप 2019 में जब ये इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई थी सारी पार्टियों की अपनी अपनी, तो 2018 में ही आप एक तरह से कहिए कि लास्ट में आते आते कांग्रेस पार्टी ने, खास करके राहुल गांधी का एक एजेंडा आया था न्याय योजना से, उन्होंने शुरू की थी। जी जी। और वो न्याय योजना में उन्होंने कहा था कि हम इसमें इतने पैसे जो है, एक रकम वो हर आदमी को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, बेरोजगारों को मिलेगा, इसको मिलेगा। और उन्होंने एक तरह से स्कीम शुरू की थी कि जिसका नाम उन्होंने न्याय योजना दी थी। वो एक तरह से इन्होंने देखा था कि इस न्याय योजना से कांग्रेस शायद एक बेहतर स्थिति में आ सकती है। जी जी।
आज इस इलेक्शन के पहले, अब लोकसभा चुनाव का है, आज देखिए आज बीजेपी के भी यहाँ पे बैठक हो रही है। वहाँ बीजेपी में इस बात का चिंतन है कि उनका एजेंडा जो है कि साथ साथ में जो सीटें जो है उनका पहला, दूसरा और तीसरा, वो किस तरह से वो सीट को सामने डिक्लेयर करेंगे। हो सकता है कि महीने दिन के अंदर में कई सीटों का अनाउंस भी कर सकते हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है कि अब राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू हुई है। ये परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है लीड करती हुई अब वो मणिपुर से लेके वो महाराष्ट्र तक जाएगी। महाराष्ट्र से, मणिपुर से महाराष्ट्र तक वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी को छूती हुई कांग्रेस की इस यात्रा से निकल रही है जहां पे क्षेत्रीय दल जो है वो बार बार इनको चुनौती देने की स्थिति में है। तो ये सवाल सिर्फ ये जो लड़ रहे हैं वो एक इनर फाइटिंग है, उसको लोगों को नहीं बता रहे हैं। सिर्फ जब वो बात एनडीए की करते हैं तो एनडीए के साथ में तो इनका मुकाबला है। बिल्कुल, उस मुकाबला के लिए आपके पास एजेंडा क्या है? यही बात की जब आप बात कर रहे थे मोदी की गारंटी की बात, नहीं मैं दूसरी बात इनको बता रहा हूँ कि जब आप मोदी की गारंटी को बात देखिए तो देखिए इसे असेंबली इलेक्शन में मोदी की गारंटी ही चली, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और उस वही गारंटी जो है आज देश देख रहा है। अभी रामलला की मूर्ति का जो ये प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, वो भी मोदी की गारंटी ही है। आर्टिकल 370 हटना भी मोदी की गारंटी है। तो कांग्रेस को इतने गारंटी के सामने में उनके पास एजेंडा क्या है? क्या यही भारत न्याय जोड़ो यात्रा के बदले भारत न्याय यात्रा ही एक एजेंडा उनके सामने में है? ठीक है, समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, हर्षप्रीत जी और जयराम जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा थी कि क्या कुछ इंडी गठबंधन में होने वाला है और क्या कुछ मुश्किलें हैं, क्या कुछ इस बीच बयान आ रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त डीडी न्यूज पर, और अब एक बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर बहुत कुछ हो रहा है और हलचल काफी बढ़ गई है। तो झारखंड में एक बार फिर से जबरदस्त राजनीतिक हलचल, सत्ताधारी गठबंधन में गहमा गहमी तेज हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसी कौन सी बातें वहां पर हुई हैं जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है? दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की संभावना पर अटकलें चल रही हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय 7 बार समन भेज चुका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे हैं हेमंत सोरेन और लगातार व्यस्तता का बहाना बनाते रहे हैं। ये मामला क्या है? मामला है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले में 7 बार समन भेज चुकी है, और 7वां और आखिरी समन जो है ईडी ने वो सोरेन को 29 दिसंबर को दिया था, और ईडी का 2 दिनों का वक्त था तो वो भी समाप्त हो चुका है। 2 दिनों का वक्त गुजर चुका है, और सोरेन को ईडी ने यह भी बताया था कि इस मामले में 7 दिनों के भीतर पूछताछ कर लेनी है। तो 29 दिसंबर से अगर जोड़िए तो अब 7वें समन के बाद 7 दिन पूरे होने में भी अब कुछ ही दिन बचे हैं, और इस बीच में इतना समय गुजर जाने के बाद भी ईडी के अनुसार सीएम का जवाब अब तक नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में अब ईडी के अधिकारी विचार कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन जानबूझकर समन की अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडी के पास पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार हासिल है, और इसी के मद्देनजर झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने विधायकों की कल ही यानी 3 जनवरी को अलग अलग बैठकें बुलाई हैं। इस बीच एक खबर और है, जेएमएम के एमएलए सरफराज ने इस्तीफा दिया तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए सीट खाली करने की चर्चा है कि क्या ये सीट खाली की गई है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कर सकते हैं कोशिश। इसी के मद्देनजर गठबंधन में शामिल कांग्रेस भी अब हो गई है चौकन्ना।
तो झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड की सरकार जेलों से संचालित हो रही है। जेल में बैठे दुर्दांत अपराधियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घनिष्ठ संबंध हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर टेंडर मैनेज का कार्य भी जेलों से ही हो रहा है। साथ ही जांच के नाम पर आयोग बना के सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अपराधियों को उन जेलों से तो हटाना चाहिए था, शिफ्ट करना चाहिए था, बाहर भेज देना चाहिए था झारखंड से। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का उन सारे लोगों के साथ जो संबंध है और वास्तव में वही सारे लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे, चाहे ठेका मैनेज करना हो, टेंडर मैनेज करना, अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना हो, ये खुला चल रहा। अब वो स्पष्ट हो गया, वो सत्ता चलाने वाले लोग आज के तारीख में होटवार जेल में लोग बंद हैं और अब वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है। और इसीलिए हेमंत सोरेन भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आयवास करती है। और भाजपा नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी परेशान, उनके सचिव चौबे जी से लेकर महाधिवक्ता मिश्रा जी गांधे उपचुनाव कराने के लिए परेशान। विधायक दल की बैठक कल, राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा व कल्पना सोरेन जी को विधायक दल का नेता बनाने वाला पत्र, राज्यपाल महोदय को एक साथ देने की तैयारी। झारखंड के राज्यपाल से विनम्र निवेदन है कि कानूनी सलाह के बाद ही निर्णय लें। तो वाकई बहुत ही जबरदस्त हलचल है झारखंड में। अपने संवाददाता से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे झारखंड के राजनीतिक हलचल पर। आप जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रांची से दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। दिवाकर, पहले भी इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं, क्योंकि देखिए ये समन तो 7वां समन है, इसके पहले भी समन गए, इसके पहले भी इस तरह की चर्चा हुई कि अपनी पत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं हेमंत सोरेन। पहले की चर्चा में और इस बार की चर्चा में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं दिवाकर? देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद, जिस तरीके का सरकमस्टांस और झारखंड में जिस तरीके से नववर्ष में राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है और लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, उससे ये संभावना इस बार प्रबल लग रही है कि इस बार कुछ जो गणित है वो कुछ हेमंत सोरेन के खिलाफ जा रहा है। और इसी वजह से शायद जो जेएमएम के विधायक गांडे से गिरिडीह का वो इलाका है और वो काफी, जो हम कह सकते हैं, जेएमएम का गढ़ का इलाका माना जाता है, क्योंकि इस इलाके पर आज तक अगर झारखंड की हम हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर हमेशा या तो जेएमएम जीती है या फिर कांग्रेस। हालांकि 2014 के लहर में एक बार बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिली थी। तो इस हिसाब से कहा जा रहा है कि ये एक सीट जो है वो जेएमएम कुनवे के लिए, कांग्रेस कुनवे के लिए बहुत ही सेफ सीट है और शायद इसीलिए डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया है। और लगातार आप देख सकते हैं कि इस तरह की बैठकों का दौर कभी नहीं हुआ था। आज एकाएक सुबह में ही जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, स्टेट प्रभारी, वो झारखंड पहुंच चुके हैं और उसके बाद झारखंड ने आनंद फानन में अभी चिट्ठी जारी किया है कि जितने भी विधायक हैं वो रांची से बाहर हैं या जो नववर्ष की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर गए वो सभी रांची लौट कर आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेचैनी है इस महागठबंधन में। तमाम जो दल हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस, तमाम दलों ने अपने अपने विधायकों को बुलाया है, मंत्रियों को बोला गया है कि वो अपने अपने इलाके को छोड़कर सीधे रांची पहुंचे और इसको लेकर कल लगातार बैठकों का सिलसिला कल सुबह से ही शुरू होगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक सबसे पहले होने वाली है और उसके बाद दोपहर में सीएम आवास में जो महागठबंधन के विधायक दल है उनकी बैठक होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये अटकलें चल रही है कि जो हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे और कल्पना सोरेन को विधायक बनाकर और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया जाए,
और जो चिट्ठी की बात जो आप ट्विटर पे कह रहे थे कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है एक्स हैंडल पर, तो उसकी जो एक कह सकते हैं सुगबुगाहट और जो चर्चा है वो झारखंड में काफी तेज है और जो घटनाक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है उससे उसे काफी बल भी मिल रहा है। और ईडी की सम्मन की अगर हम बात करें लालचंद, तो ईडी ने इस बार जो सम्मन जारी किया है उसके जरिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये सम्मन जो है वो आखिरी सम्मन आपको जारी किया जा रहा है और आपको ईडी ऑफिस में नहीं बुलाया जा रहा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि हेमंत सोरेन की ओर से जब भी ये जवाब दिया गया है उस जवाब में अपनी अनुपलब्धता बताई गई थी। कभी वो रांची से बाहर होते थे, कभी पारिवारिक परेशानी का जिक्र करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 2 दिन में समय बताने को कहा था। हालांकि उसकी समय सीमा आज खत्म हो गई और सीएमओ की ओर से एक जो हम कह सकते हैं बंद लिफाफे में एक दस्तावेज ले जाकर वहां पर सबमिट किया गया है और हालांकि उन लोगों ने बताया नहीं कि उसमें क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन वो जो समय सीमा 7 दिनों का ईडी की ओर से दिया गया है कि 5 तारीख तक आपको अपने जवाब को रिकॉर्ड कराने हैं। अगर वो नहीं होता है तो निश्चित तौर पर 5 तारीख का जो दिन है वो झारखंड के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है। और जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ईडी के पास बहुत सारे पावर्स हैं, उसके आधार पर ईडी जो है और लगातार आज जो अभी घटनाक्रम हुई है, जो महाधिवक्ता है उनको भी सीएमओ में बुलाया गया है और जो कह सकता है कि कानूनी राय लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस बार जो लगातार घटनाक्रम और पिछले कल से जो गतिविधियां बढ़ी है उससे इस बात को पुख्ता जो कह सकते हैं मिल रहा है। दिवाकर आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह से कि हेमंत सोरेन सक्रिय हुए हैं, कांग्रेस भी चौकन्नी हो गई है और कुछ भी हो सकता है कल की बैठक में। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।